नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। बात मिडिल ईस्ट के तनाव की। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। जंग कुछ समय के लिए थमी जरूर है, लेकिन राख के नीचे शोले धधक रहे हैं जो कभी भी ज्वाला को जन्म दे सकते हैं। बातचीत की कोशिशें भी जारी है, लेकिन उनकी कामयाबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं और वो दूसरे की शर्तों पर समझौतों के लिए तैयार दरअसल हैं ही नहीं। आइए आपको मिडिल ईस्ट के तनाव के आक्रमण से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें दिखाती हैं, और ये हैं वो 3 तस्वीरें। क्या सुरक्षित होगा इजराइल? क्या डोनाल्ड ट्रंप हार गए? और यूएस का ब्रह्मास्त्र क्या है? दरअसल 28 फरवरी से ईरान में ऐसी जंग का आगाज हुआ जिसने ईरान को तबाह कर दिया। देश भर में 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई, या यूं कहा जाए कि ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिकी और इजरायली हमलों की गवाही दे रहा है। लेकिन ईरान के हमलों से सुपर पावर हिल गया, उसकी जेब पर वार हुआ, गुरूर चकनाचूर हुआ। हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन एक नई शर्मिंदगी लेकर आ रहा है, जिससे बचने के लिए ट्रंप हर दिन नए बयान दे रहे हैं। कभी ईरान की तारीफ करते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी तबाह करने की चेतावनी देते हैं। और अपनी इसी हालात के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ा ऑफर दिया। अब क्या है वो ऑफर, बताएंगे आपको किस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप पल पल अपनी बातों को बदलते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन यानी हमास, हिजबुल्लाह, हितू और कताइब, ये तमाम संगठन ईरान के एक इशारे पर कभी भी जंग की शुरुआत कर सकते हैं। ईरान के लिए इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने हॉर्मुज तब तक नहीं खोला जब तक लेबनान में भी सीज फायर का ऐलान नहीं हो गया। अभी भी इजराइल की लेबनान में बमबारी जारी है। इजराइल की रणनीति है लेबनान के ही कुछ इलाकों पर कब्जा किया जाए, उसे बफर जोन में तब्दील कर दिया जाए। यानी इजराइल लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करके अपनी जमीन को सुरक्षित करना चाहता है। आज हम बात करेंगे यूएस के उस ब्रह्मास्त्र की जिसके वार से बचना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए संभव नहीं होगा। इसकी रेंज और रफ्तार इतनी कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मिनिटमैन 3 की। मिनिटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दावा की मिसाइल हिरोशिमा में गिराए गए बमों से 20 गुना ज्यादा तबाही फैला सकती है। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में इसी मिनिटमैन 3 यानी अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे और तबाही लेकर आएंगे? ये बड़ा सवाल है, बताएंगे आपको आगे आक्रमण में। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर जान लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में ईरान से आज डील होकर रहेगी, ईरान में डील साइन किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दरअसल अमेरिका और ईरान एक बार फिर से टेबल पर आमने सामने हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुलाकात तय है, मंगलवार का दिन तय है, और यही वजह है कि सोमवार को अब जो दावा किया जा रहा था कि उनकी टीम रवाना हो चुकी है, उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। लेकिन ईरान कह रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत के लिए हम तैयार नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ में डील फाइनल हो जाएगी और डील साइन हो जाएगी। ये डील कौन सी है? डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या तैयारी की है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं, क्या ईरान उसके लिए मंजूरी देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर उसके क्या मायने हैं, बताएंगे। लेकिन इसी बीच बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान की, अमेरिका को बड़ी चेतावनी। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेता दिया है। आईआरजीसी के कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कानी का बयान सामने आया है। सरकार बनाना इराकी लोगों का अधिकार है, जनरल कानी की तरफ से कहा गया। किसी को भी ईरान के मामलों में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं, जनरल कानी कह रहे हैं। जनरल कानी ने कहा केवल ईरान के लोग ही ईरान का पीएम तय कर सकते हैं, कोई बाहरी ताकत नहीं कर सकता। दरअसल जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते रहे, उनका कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, ईरान में आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा यह हम तय करेंगे। तो ईरान की तरफ से जवाब आ गया। आईआरजीसी के कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कानी कह रहे हैं कि किसी को ईरान के मामलों में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है।
ईरान में कौन सत्ता पर राज करेगा वो ईरानी तय करेंगे, ईरान की जनता तय करेगी। सिर्फ ईरान के लोग ही पीएम चुन सकते हैं, कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि लगातार अमेरिका और इजराइल ये कहते रहे हैं कि ईरान की जो IRGC है उसको हम कंट्रोल कर रखे हैं। अब वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, IRGC के तमाम अधिकारी मारे गए हैं। लेकिन वैसे ही अब जनरल कानी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका का ऑफर क्या है और अमेरिका ईरान को आखिर किन बातों के लिए मानने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नया ऑफर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इन ऑफर में कई अलग बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसमें पहला ईरान का जो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान 15 सालों तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। ये अमेरिका की तरफ से एक शर्त है इस ऑफर में, इस ऑफर डीड में पहला एक तरह से ये हिस्सा है। और जो दूसरी शर्त है अमेरिका की ईरान के प्रति, वो कह रहे हैं 60% और 20% संवर्धन वाले यूरेनियम की क्षमता कम की जाएगी। उसे बढ़ाना नहीं है, उसे और कम करना है। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव ईरान के लिए दिया गया है, जो डील पेश की जा रही है, उसका तीसरा हिस्सा भी जान लीजिए। अब तीसरा हिस्सा अमेरिका की तरफ से जो मसौदा तैयार किया गया उसमें परमाणु ठिकानों का जिक्र है। अमेरिका ने कहा ईरान के जो तमाम परमाणु ठिकाने हैं उनको कंट्रोल और मॉनिटर किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा IAEA के माध्यम से। दरअसल ईरान लगातार इस बात को नकारता रहा है। उसका कहना है कि उसकी संपत्ति अगर IAEA की मॉनिटरिंग में रहेगी तो उसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठाएंगे। इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसके परमाणु ठिकानों को मॉनिटर किया जाए IAEA की तरफ से। अब अमेरिका ने जो अपना मसौदा तैयार किया है शर्तों का, उसमें जो चौथा बड़ा प्रस्ताव है हॉर्मुज से जुड़ा हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलेगा, जहाजों से टोल भले ईरान ले ले, लेकिन अब हॉर्मुज बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो पांचवी बड़ी शर्त अपने इस डील में अमेरिका ने रखी है, उसमें अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर तमाम प्रतिबंध हटाने की बात को भी स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है अमेरिका कि ईरान पर जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं वो तमाम प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। अब जो छठवा इसमें बड़ा प्रस्ताव है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान का जो विदेशों में $20 अरब है वो भी अनफ्रीज कर दिया जाएगा, जो अभी तक जिस पर पाबंदी लगाई गई है। अब सातवां बड़ा जो ऑफर इस डील में अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, उस ऑफर में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो गैर आक्रामकता समझौता है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस गैर आक्रामकता समझौते में क्या बात है, किस तरह से इसको और भी ज्यादा ब्रीफ किया गया है, ये अमेरिका ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन ईरान इस पर भरोसा नहीं करता। अब आठवां प्रस्ताव भी समझ लीजिए जो इस ऑफर में शामिल है। अमेरिका के अनुसार फारस की खाड़ी से अमेरिका की फौज हटेगी, यानी कि कहिए कि ये वो तमाम बड़े प्रस्ताव है संभवतः जो ईरान चाहता था, और वही प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन क्या इन प्रस्तावों पर ईरान तैयार होगा, क्या भरोसा करेगा अमेरिका पर, यह बड़ा सवाल है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। यूएस से वार्ता को लेकर एक बड़ी खबर, ईरान के वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान आया है सामने। अब बड़ी खबर ये कि अब ईरान कह रहा है कि यूएस के साथ में वार्ता पर विचार किया जा रहा है, अमेरिका के साथ में शांति वार्ता पर विचार किया जा सकता है। बातचीत पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। ईरान सकारात्मक प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है, ये अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अब समझिए एक बड़े सैन्य अधिकारी की तरफ से बात कही गई। दरअसल मंगलवार का दिन, यानी कि कहा जाए अब से कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद में ईरान और अमेरिका को आमने सामने आना है, लेकिन ईरान अभी तक तय नहीं कर पा रहा। अभी तक ईरान कह रहा था कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अब जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ समझौते को लेकर, अब फिर से ईरान की तरफ से मन बनाया जाने लगा, क्योंकि बहुत ही लोक लुभावन प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए पेश किया जा रहा है। लेकिन ईरान बखूबी जानता है, अमेरिका की रग रग से वाकिफ है, नस नस को समझता है।
वो यही वजह है कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहता, ना ही वो अमेरिका पर भरोसा करना चाहता है, ना ही मिडिलमैन यानी कि पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहता है, और इजराइल पर तो एक रत्ती भर भरोसा नहीं है ईरान को। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर हॉर्मुज से रिलेटेड है। बड़ी खबर चीन की तरफ से आई है, बड़ी प्रतिक्रिया। तो बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान है। हॉर्मुज को लेकर शी जिनपिंग ने कहा है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक खुला रहना चाहिए और ये सभी देशों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना दुनिया के लिए मुसीबत का सबब लेकर आएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब ये शी जिनपिंग यानी चीन की तरफ से हॉर्मुज को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसमें सबसे ज्यादा जहाज गुजरना अगर देखा जाए तो उसमें चीन के ही सबसे ज्यादा जहाज गुजरते हैं, और जब यहाँ पर ब्लॉकेड लगाया गया अमेरिका की तरफ से, अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदियां लगाई तो सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार चाइना का ही प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि जब खुद पर आई तो अब चीन की तरफ से भी अब कराहा निकल चुकी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक खुला रहना चाहिए, ये सभी देशों के हित में है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। 50 से 60 दिनों के बाद में चीन की तरफ से ये प्रतिक्रिया आना, ये समझा जा सकता है कि चीन भी किस तरह से मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसका व्यापार अब बहुत बाधित होने लगा है, वहां पर भी उसका असर दिखने लगा है। तो चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश का सबसे बड़ा नेता जाता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता है, लेकिन ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के जॉइंट एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन खामनेई का पार्थिव शरीर अभी भी अपने आखिरी ठिकाने का इंतजार कर रहा है। सवाल ये कि आखिर ईरान डर किससे रहा है? क्या ये खौफ इजराइल का है? क्या तेहरान को डर है कि अगर लाखों लोग सड़कों पर आ गए तो इजराइल की एक मिसाइल पूरे ईरान के नेतृत्व को खत्म कर देगी? या फिर ईरान की सरकार अपने ही लोगों के गुस्से से डरी हुई है? उन्नीस सौ 89 की वो तस्वीरें याद कीजिए जब आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ था तो तेहरान की सड़कों पर समंदर उमड़ पड़ा था। लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पागल थे, लेकिन 2026 का ईरान बदल चुका है। आज 50 दिन बाद भी खामनेई को दफनाने की जगह तय नहीं हो पाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस वक्त डेथ ट्रैप में फंसा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बहनाम तालेब्लू कहते हैं कि ईरान सरकार पासा फेंकने से डर रही है। उन्हें डर है कि सीजफायर की आड़ में अगर उन्होंने बड़ा आयोजन किया और इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान पूरी तरह बिखर जाएगा। अली लारिजानी जैसे सुरक्षा प्रमुख पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसे में ईरान का टॉप नेतृत्व अब भूमिगत है। यह सिर्फ इजराइल का डर नहीं बल्कि घरेलू मोर्चे पर कमजोरी का भी सबूत है। ईरान को डर है कि अगर जनाजा निकला तो शोक मनाने वालों से ज्यादा विरोध करने वाले सड़कों पर ना आ जाए। युद्ध की मार झेल रही जनता का गुस्सा इस अंतिम संस्कार को सत्ता विरोधी विद्रोह में बदल सकता है। बुधवार को सीजफायर खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद में जेडी वेंस और ईरान के बीच क्या डील होती है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि जिस ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से डराया था, आज वह ईरान अपने सुप्रीम लीडर को 2 गज जमीन देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। क्या खामनेई का अंतिम संस्कार एक गुप्त प्रक्रिया बनकर रह जाएगा या फिर सीजफायर खत्म होते तेहरान के आसमान में फिर से बारूद की गंध होगी?
कि वक्त बताएगा, लेकिन ईरान के लिए 50 दिन उसकी सदी के सबसे कमजोर दिन साबित हुए हैं। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी खबर इजराइल और लेबनान से जुड़ी हुई है। दरअसल एक बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से है। इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि जल्द ही करेंगे मुलाकात। जी हां, बड़ी खबर ये कि सीज फायर भले हुआ हो, लेकिन अब सीज फायर के बाद में एक बार फिर से इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि फिर से वॉशिंगटन में ही मुलाकात करने वाले हैं। बातचीत के लिए एक बार फिर दोनों आमने सामने होंगे। जानकारी है कि गुरुवार का दिन तय किया गया है जब दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बातचीत होगी। पहली बार की जो बातचीत रही वो काफी सकारात्मक थी, एक छोटा ही सही लेकिन युद्ध विराम जरूर रहा। जिस तरह से सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के दौरान भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। अब उम्मीद की जा रही है कि सीज फायर का एक्सटेंडेड वर्जन नजर आएगा गुरुवार को, जब इजराइल और लेबनान के जो शीर्ष दल हैं वो यहां पर मुलाकात करेंगे, एक बार फिर से वॉशिंगटन में आमने सामने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, मिडिल ईस्ट का प्रभाव चारों तरफ ही नजर आता है। मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे हो गए जिस रूप में परिस्थितियां रही। 50 दिन बीत गए। जी हां, 50 दिन, पूरे 50 दिन होने के बावजूद दुनिया का एक ताकतवर मुल्क अपने सुप्रीम लीडर को 2 गज जमीन तक नहीं दे पा रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत होती है। घोषणा हुई कि 3 दिन का शोक होगा, विदाई सभा भी होगी, मशहद में दफनाया भी जाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि ना विदाई सभा हुई, ना जनाजा निकला। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान डर किससे रहा है? क्या ये खौफ डोनाल्ड ट्रंप के उस अल्टीमेटम का है जिसमें उन्होंने बुधवार तक युद्ध शुरू करने की धमकी दी, या फिर ईरान में लगा 50 दिनों का इंटरनेट ब्लैकआउट कोई बहुत बड़ी हकीकत छिपा रहा है? To join. मार्च की शुरुआत में तेहरान से गूंज उठी कि आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके होम टाउन मशहद में दफनाया जाएगा। इमाम खुमैनी प्रार्थना ग्राउंड में विदाई सभा की तैयारी थी, लेकिन 50 दिन बीत गए, वो ग्राउंड आज भी सुनसान है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो लाखों का हुजूम सड़कों पर था, लेकिन आज की ईरान सरकार पासा फेंकने से भी डरी हुई है। आखिर ये डर क्या है? ईरान ने पिछले 50 दिनों से पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है। जानकार मानते हैं कि अगर लाखों लोग सड़कों पर आए तो न सिर्फ वे इजराइल के लिए सॉफ्ट टारगेट होंगे, बल्कि ईरान के भीतर भड़क रहा जन आक्रोश सरकार का तख्ता पलट सकता है। सरकार को डर है कि कहीं अंतिम विदाई ही इस्लामिक रिपब्लिक का अंत न बन जाए। इस बीच खतरे की घंटी अमेरिका से बज रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बुधवार को सीज फायर खत्म हो रहा है। अगर बुधवार तक डील नहीं हुई तो युद्ध दोबारा शुरू होगा। इस्लामाबाद में बातचीत का दौर नाकाम हो चुका है और अब तेहरान वॉशिंगटन के बीच सन्नाटा पसर गया है। एक तरफ परमाणु अधिकारों की जिद, दूसरी तरफ सरहद पर टैंकों की गड़गड़ाहट और तीसरी तरफ अपने ही सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार न कर पाने की लाचारी। ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बुधवार की डेडलाइन करीब है। अगर ट्रंप ने बटन दबाया तो क्या ईरान का वजूद बचेगा?
और अगर ईरान ने झुकने से इनकार किया तो क्या मशहद और तेहरान की गलियां फिर से बारूद से नहला दी जाएंगी? अट्ठाईस फरवरी को जिस रूप में बड़े हमले हुए वो हमला कुछ छोटा मोटा हमला नहीं था और ईरान ने जिसे खोया वो भी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं था। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को खोया और एक बड़े मुस्लिम इस्लामिक लीडर को पूरे दुनिया ने खोया है और उसकी नाराजगी भी बड़े स्तर पर नजर आई। लेकिन आप जरा समझिए, 50 दिनों का वक्त हो गया लेकिन अभी तक आयतुल्लाह अली खामनेई के शव को दफनाया नहीं गया, उन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया गया, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। अब खामनेई के मारे जाने की खबरें जिस तरह से आई तो ईरान ने आनन फानन में यह कहा कि खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने भी अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की, ईरान की तरफ से कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। तो कई सवाल लोगों के जहन में आने लगे। कई लोग तो ये कहने लगे वो इजराइल, वो अमेरिका जो हर छोटी छोटी चीज की तस्वीरें या अपडेट जारी कर देता है। अमेरिका और इजराइल ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया लेकिन उसके बावजूद कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। खामनेई से रिलेटेड, उनकी मौत से रिलेटेड, उनकी शव से रिलेटेड आज तक कोई तस्वीर नहीं जब पेश की गई। तो क्या ये ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल का फेल रहा? कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर ही। सवाल खड़े होने लगे हैं कि 28 फरवरी को जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी, क्या खामनेई की सच में मौत हुई है? खामनेई की मौत पर सवाल। इजराइल यूएस हमले में खामनेई के मौत का दावा बड़े स्तर पर किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। इजराइल यूएस ने आखिर अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और 50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जिसको लेकर पीठ थपथपा रखे हैं ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान ने खामनेई का अभी तक सुपुर्दे खाक ही नहीं किया 50 दिन होने के बावजूद। आखिर क्या वजह है कि आखिर सुपुर्दे खाक नहीं किए गए हैं आयतुल्लाह अली खामनेई? क्या ईरान से बाहर खामनेई सुरक्षित है? यह भी बड़ा सवाल खड़े होने लगे। अब दरअसल इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो कई बड़े अलग अलग दावे होने लगे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अली खामनेई और मुश्तबा खामनेई दोनों दरअसल एक ही जगह पर हैं और दोनों ही सुरक्षित हैं। यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं ईरान में या तमाम मीडिया हवालों से, उसमें तो आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है। जबकि खबर यह आई थी कि अली खामनेई मारे गए और मुश्तबा खामनेई काफी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि IRGC ने इन तमाम दावों को खारिज किया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस की खुफिया एजेंसी है, उनको हमले की पहले की ही प्लानिंग की खबर लग चुकी थी और रूसी खुफिया एजेंसी ने खामनेई को निकालने का प्लान तैयार किया। तुरंत सिर्फ खामनेई और मुश्तबा को लेकर रूसी एजेंसीज निकल गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है इन रिपोर्ट्स में कि जैसे ही रूस ने आयतुल्लाह अली खामनेई और मुश्तबा खामनेई को जैसे ही एग्जिट किया, उसके कुछ ही मिनटों के बाद में अमेरिका और इजराइल ने बमबारी कर दी, बड़े हमले कर दिए। खबर तो ये भी है कि कैस्पियन सागर की मदद से SVR रूसी एजेंसी खामनेई और मुश्तबा को रूस लेकर जा चुकी है। खुफिया ठिकानों पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है और इसी जंग के बीच में खामनेई ने अपने बेटे मुश्तबा को ईरान की जिम्मेदारी भी सौंप दी और सुप्रीम लीडर का भी एक तरह से बड़ा तमगा उनके नाम दे दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्या ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई के 50 दिनों के बाद में इजराइल और अमेरिका को इस बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई? बार बार यही बात कही जा रही है कि ईरानियों को अभी तक हमले के बारे में जानकारी जो दी गई, आयतुल्लाह अली खामनेई की बॉडी तक नहीं मिली है। अब इससे आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इजराइल और अमेरिका की ओर से तस्वीरें जारी नहीं की गई और जब बार बार अगर बॉडी की बात कही जाती है तो एक जो रिचुअल होता है अंतिम संस्कार का, वो भी अभी तक नहीं किया गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु 28 फरवरी 2026 को हो चुकी है, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी सरकार, वहां के सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की। उनकी मृत्यु हुई तेहरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद में। लेकिन 50 दिन इस हमले के बाद, उस मृत्यु के बाद, लेकिन अभी तक उनका ना किसी ने जनाजा देखा, ना ही अभी तक सुपुर्दे खाक
आयतुल्ला अली खामनेई को किया गया और कुछ विदेशी रिपोर्ट में उनके जिंदा होने या रूस में इलाज चलने को लेकर भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और क्योंकि उसको लेकर कई बड़ी बातें कही जाती हैं, आपको बता दें दरअसल आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार या उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया गया, ना उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की गई, ना ही उनके जनाजे के बारे में कहा गया, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए जरा, ये आयतुल्ला अली खामनेई का सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, यानी पूर्व में ट्विटर पर उनका ये अकाउंट जो आज भी एक्टिव है और कुछ समय पहले का ही पोस्ट इसमें नजर आता है और बार बार यही बात कही जा रही है कि ये आखिर क्या तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे दावे सही हैं, उनका सुपुर्द खाक नहीं किया जाना, उनको सार्वजनिक जीवन से या लोगों की नजरों से दूर रखना, आखिर इसका क्या एक संदेश नजर आता है, यह बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली अगले दौर की बातचीत को लेकर बड़ी ब्रेकिंग। अमेरिका का ईरान को एक नया ऑफर आ चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने अब ईरान को एक नया ऑफर दिया है। मान मनव्वल का दौर जारी है। नए ऑफर में अमेरिका कह रहा है कि भाई हॉर्मुज से कलेक्शन की छूट ईरान को मिल सकती है। ईरान चाहे तो हॉर्मुज से टोल वसूल सकता है। $20 बिलियन की जो संपत्ति ईरान की फ्रीज करके रखी है अमेरिका ने, वो भी अमेरिका अनफ्रीज कर देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तो ये कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करना होगा, बाकी उसकी जो भी शर्तें हैं हम मानने को तैयार हैं। अब आप समझिए किस तरह से मान मनव्वल का दौर जारी है, लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान जो चाहता है उनकी सारी शर्तों के आगे धीरे धीरे अमेरिका सरेंडर करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम पाबंदी लगाएंगे, इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है। और यही बात है कि ईरान अब तक जो मना कर रहा था दूसरे दौर की बातचीत के लिए, अब वो थोड़ा मानता हुआ नजर आता है। लेकिन बातचीत होगी या नहीं होगी, ये अब मंगलवार को होने वाली बैठक में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक ऐसा खेला हो गया जिसकी भनक ना लेबनान को लगी ना दुनिया को लगी। सीज फायर की मेज पर दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं कि नेतन्याहू की सेना ने तो दुनिया के सामने एक नया नक्शा एक तरह से पटक दिया है। और ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, ये लेबनान की संप्रभुता पर इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक है। दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांव जो कल तक लेबनान का हिस्सा थे, आज इजराइल के नए बफर जोन बन चुके हैं। इस्लामाबाद में जेडी वेंस और ईरान के बीच में शांति की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर इजराइल ने सरहदें खींच दी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इजराइल का वो नया नक्शा जिसने पूरे अरब जगत को सन्न कर रख दिया। सीज फायर के नाम पर दुनिया को झांसा और सरहद के नाम पर भूभाग का अपहरण। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर जो नया नक्शा जारी किया है, उसने मिडिल ईस्ट की भूगोल को एक झटके में बदल दिया है। मैप को गौर से देखिए। इजराइल की सीमा से लेबनान के भीतर 5 से 10 किलोमीटर की गहराई तक एक नई डिप्लॉयमेंट लाइन खींची गई है। यानी अब इजराइल की सीमा वहां खत्म नहीं होती जहां दुनिया जानती थी, बल्कि वहां तक पहुंच गई है जहां इजरायली टैंक खड़े हैं। लेबनान जैसे छोटे देश के लिए 10 किलोमीटर की यह पट्टी उसके फेफड़े काट लेने जैसा है। इस 10 किलोमीटर के इलाके में लेबनान के वो दर्जनों गांव आते हैं जहां कभी जिंदगी धड़कती थी। महीनों की भीषण बमबारी ने इन खूबसूरत गांव को मलबे के ढेर में बदल दिया है। जब आसमान से आग बरसी तो यहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर उत्तर की ओर भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही बस्तियां खाली हुईं, पीछे से इजराइल ने अपना खेला कर दिया।
यहां अब घरों के नेम प्लेट नहीं बल्कि इजराइल के बफर जोन के बोर्ड टंग चुके हैं। कल तक जहां लेबनान का परचम लहराता था, आज वहां इजरायली सेना की बूटों की धमक है। ये सीज फायर नहीं, सरहद बदलने की वो दास्तां है जिसने पूरी दुनिया को सन कर दिया है। तो क्या ये सीज फायर सिर्फ एक कवर था? कूटनीति के जानकार कह रहे हैं कि जब इस्लामाबाद के बंद कमरों में अमेरिका और ईरान बड़ी सौदेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त इजराइल ने मैदान मार लिया। इजराइल का तर्क सीधा है, उसे सुरक्षा चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी देश की सुरक्षा का रास्ता दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करके निकलता है? लेबनान के लिए यह सीज फायर नहीं बल्कि उसकी जमीन का परमानेंट लॉस साबित हो रहा है। इजराइल का हमेशा से ख्वाब रहा है ग्रेटर इजराइल का। नेतन्याहू हर बार ये दावा करते रहे हैं कि लेबनान का अस्तित्व खत्म करेंगे और ग्रेटर इजराइल को बनाएंगे। दरअसल उस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में लेबनान का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। आइए आपको समझाते हैं आखिर इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान क्या है। जिस बफर जोन की बात हो रही है, समझिए। दरअसल मैं पहले आपको ये मैप दिखाती हूँ। ये जो आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये है लेबनान का बफर जोन। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको लाल पूरे हिस्से में नजर आता है, ये लेबनान का ही हिस्सा है। और अब देखिए कौन कौन से वो इलाके हैं जो एक तरह से इजराइल के इस नए मैप के बफर जोन में आते हैं। इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, साथ ही एक और है गोलान हाइट्स। इजराइल के दक्षिण हिस्से में गाजा है। अब समझिए, माना जा रहा है कि इजराइल की रणनीति लेबनान में बफर जोन को क्रिएट करने की है, यानी इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के जो इलाके हैं उन पर कब्जा इजराइल करे और उसे बफर जोन कहे। बफर जोन तो सिर्फ कहने के लिए है, असल में वो लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल होकर उसे अपने हिस्से में लेना चाहता है। इसे इजराइल ऑक्युपाइड लेबनान कहा जाए ताकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा सुरक्षित हो सके। ये एक तरह से रणनीति है। लेकिन समझिए, नेतन्याहू का या इजराइल का मुख्य मकसद है हिजबुल्लाह को लितानी नदी की उत्तर की ओर ढकेल देना, आगे की तरफ। और योजना के अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक बफर जोन बनाया जा सकता है। यही वजह है कि वो तमाम इलाके जो आप देख रहे हैं, ये पूरे तमाम इलाके इजराइल की नजर में है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, उन्हें इजराइल के बॉर्डर से दूर किया जा सके ताकि उत्तरी इजराइल के रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये उत्तरी इजराइल है और दक्षिणी लेबनान का इलाका दरअसल वो हमेशा से ही नजर में रहा है। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने दक्षिणी इजराइल के काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है। चलिए बढ़ेंगे आगे इस समय की अगली बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है युद्ध विराम खत्म होने पर बहुत सारे बम फटेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ बातचीत की मेज तो दूसरी तरफ बम की धमकी। ये अमेरिका ही कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद अपनाकर ईरान को एक तरफ मनाने की कोशिश करते हैं, कभी लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, उसके ईरान के मन मुताबिक प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर युद्ध विराम खत्म होने के पहले डील नहीं हुई तो जैसे ही युद्ध विराम खत्म होगा कई बमों की वर्षा हो जाएगी, कई बम फट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ईरान चिढ़ता है। ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका के कहे शब्द बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर से, डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान को डराते हुए, धमकाते हुए, दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसकी आशंका तो थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। इजराइल ने नया नक्शा जारी किया और इस नक्शे ने लेबनान की सरहदों को बहुत छोटा कर दिया। ये इजराइल का वो बफर जोन प्लान है जिसने मिडिल ईस्ट के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। आखिर क्या है इस नए नक्शे की हकीकत, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
इजराइल का पुराना फॉर्मूला अब नई हकीकत है। आईडीएफ ने सीना ठोककर जो नक्शा दिखाया है वो बता रहा है कि लेबनान के भीतर 10 किलोमीटर तक अब इजराइल का राज होगा। इसे इजराइल सुरक्षा गलियारा कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे कब्जा मान रही है। जरा समझिए ये खेल हुआ कैसे। एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में शांति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। कूटनीति की बिसात बिछी हुई थी, लेकिन इजराइल ने बिसात के किनारे ही काट दिए। इजराइल का कहना है कि जब तक उसके उत्तरी शहरों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट का खतरा है, वो पीछे नहीं हटेगा। ये गांव जो अब इजराइल के नक्शे में दिख रहे हैं, अब कभी वापस लेबनान को मिलेंगे या नहीं, इस पर बड़ा सस्पेंस है। क्योंकि इतिहास गवाह है, इजराइल जिस जमीन पर बफर जोन बनाता है, वहां से उसके टैंक कभी वापस नहीं मुड़ते। खंडहर बन चुके ये गांव अब इजराइल की नई फॉरवर्ड पोस्ट बन चुके हैं। इजराइल ने दुनिया को शॉक दे दिया है। सीज फायर की आड़ में एक नई सीमा रेखा खींच दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान और लेबनान इस नए नक्शे को स्वीकार करेंगे, या फिर ये नया नक्शा एक और भीषण युद्ध की नींव रखेगा। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत अब और भी पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि अब मेज पर सिर्फ शांति नहीं बल्कि इजराइल की बदली हुई सरहदें भी होंगी। क्या यह नया नक्शा एक नई और खौफनाक जंग की मुनादी है? इजराइल ने कलम की एक नोक से लेबनान की सरहदें छोटी कर दी हैं, लेकिन ये लकीर कागज पर नहीं, बारूद के ढेर पर खींची गई हैं। अरब जगत इसे धोखा कह रहा है और लेबनान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला। शांति की मेज सजी है, लेकिन इजराइल के इस बफर जोन ने हिजबुल्लाह के हाथ में जवाबी हमले का नया बहाना थमा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और तबाही देखने के लिए तैयार है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब नक्शे जबरन बदले गए हैं, तब तब जमीनों ने खून उगला है। अब सवाल उस तबाही का है जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही। लेबनान की गलियां, बेरूत के रिहायशी इलाके और दक्षिणी सीमा के वो गांव सब एक एक करके मलबे के ढेर में तब्दील हो रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे इजराइल ने लेबनान में गाजा मॉडल को पूरी तरह से उतार दिया। तबाही की दास्तां सिर्फ इमारतों के गिरने तक सीमित नहीं है, ये उन समझौतों के टूटने की भी कहानी है जो शांति की उम्मीद जगा रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके येलो लाइन को पार कर रहे हैं और जवाब में इजरायली टैंक आग उगल रहे हैं। आखिर ये तबाही कहां जाकर रुकेगी? क्या लेबनान एक और नो मैंस लैंड बनने की राह पर है? लेबनान की राजधानी बेरूत का आसमान इन दिनों बादलों से नहीं बल्कि काले धुएं से ढका रहता है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स जब गरजते हैं तो चंद सेकंड में सालों से खड़ी इमारतें धूल के गुबार में मिल जाती हैं। ये वही मंजर है जैसे दुनिया ने गाजा में देखा। वही सटीक निशाने, वही मलबे के पहाड़ और वही बेघर होते हजारों लोग। आईडीएफ का दावा है कि यह हमला मजबूरी है। पिछले 24 घंटों में तनाव तब और बढ़ गया जब आईडीएफ ने दावा किया कि येलो लाइन के दक्षिण में तैनात सैनिकों ने हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहचान की।
आरोप है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद इजराइल का आयरन फिस्ट एक्टिव हुआ और लेबनान की धरती एक बार फिर धमाकों से कांपी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है? बेरूत के पॉश इलाकों से लेकर दक्षिणी लेबनान के छोटे गांवों तक तबाही का एक ही पैटर्न है, टोटल डिस्ट्रक्शन। इजराइल का लक्ष्य साफ है, हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से मिटाना, चाहे इसके लिए पूरा शहर खंडर क्यों न बन जाए। युद्ध के अपने नियम होते हैं, लेकिन लेबनान में जो हो रहा है वो नियमों से परे अस्तित्व की लड़ाई बनते जा रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इजराइल तब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा जब तक कि उसकी उत्तरी सीमा पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। मगर इस सुरक्षा की कीमत लेबनान के वो मासूम चुका रहे हैं जिनके घर अब सिर्फ मलबे के ढेर हैं। सीज फायर के उल्लंघन के आरोप प्रत्यारोप के बीच शांति की उम्मीद अब धुंधली पड़ती जा रही है। सवाल वही बरकरार है, अगर ये गाजा का दोहराव है तो क्या इसका अंत भी वैसा ही होगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है? क्या वॉशिंगटन से दबा एक बटन ईरान को राख के ढेर में बदल देगा? आज बात उस शिकारी की जिसकी रफ्तार के आगे काल भी घुटने टेक देता है, जिसका नाम है मिनिटमैन 3। समंदर के नीचे या जमीन के गहरे तहखानों में छिपी ये वो मौत है जिसे आने में वक्त नहीं लगता। इसकी रफ्तार इसकी सबसे बड़ी दहशत है, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आवाज से कई गुना तेज। जब तक दुश्मन को खतरे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पलक झपकते ही पूरा का पूरा वजूद खत्म। ये मिनटमैन 3 का प्रलय है, एक ऐसा वार जिसका कोई जवाब नहीं, एक ऐसी तबाही जिससे कोई बचाव नहीं। हिरोशिमा पर गिरे उस बम को याद कीजिए जिसने पीढ़ियां बर्बाद कर दी थी, लेकिन मिनटमैन 3 इससे 20 गुना ज्यादा घातक है। ये मिसाइल नहीं, चलता फिरता शमशान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है MIRV तकनीक। एक तीर और 3 शिकार। एक मिसाइल निकलेगी और अंतरिक्ष में 3 हिस्सों में बंटकर 3 अलग अलग शहरों को कब्रिस्तान बना देगी। सवाल यह है कि क्या यह ईरान के लिए अमेरिका की सीधी चेतावनी है? क्या यह संदेश है कि अगर सीमा लांघी तो बचने का मौका भी नहीं मिलेगा? दुनिया डरी हुई है क्योंकि मिनटमैन के वार से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरी तरफ खबर यह है कि एक तरफ अमेरिका की बड़ी तैयारी है तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि ईरान की IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसाफी का कहना है कि उनकी सेनाएं मिसाइल और ड्रोन के भंडार को बहुत तेजी से फिर से भर रही है।
और सीज फायर की अवधि के दौरान परिचालन तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। और जिस तरह से सीज फायर का वक्त रहा, कैसे टाइम बाय किया और किस तरह से बड़ी तैयारियां की है ईरान ने, वो भी समझिए। जंग की तैयारी में ईरान नजर आता है। IRGC ने जंग की बड़ी तैयारी शुरू की। मिसाइल ड्रोन स्टॉक के रखरखाव का काम शुरू हो चुका है। युद्ध विराम के समय में मिसाइलें तैयार कर ली गई। इतना ही नहीं, जो गोला बारूद है उसे भी ईरान इकट्ठा कर रहा है। वहीं इजराइल अमेरिका को लेकर जंग की भी तैयारियां बड़े स्तर पर नजर आती हैं। लेकिन समझिए, ईरान लगातार दावे कर रहा है कि अमेरिकी और इजराइल जंग में एक तरह से जंग हार चुके हैं। ये दोनों ही देश, दोनों पहले चरण के युद्ध में भी हार चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खो दिया उन्होंने, लेबनान और पूरे इलाके को भी खो दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल पर कभी भी विश्वास किया ही नहीं जा सकता। आइए अब आपको दिखाते हैं सुपर पावर अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र जिसने ईरान से लेकर रूस तक की नींद उड़ा दी। मिनटमैन 3, जो 100 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली मिसाइल, विनाश का दूसरा नाम कही जा रही है। जब ये मिसाइल अपने साइलों से गुजरती हुई निकलती है तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं देखता। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये सुई की नोक पर परमाणु बम गिरा सकती है। जानकार मानते हैं कि ये सीधा संकेत ईरान के लिए है। 13,000 किलोमीटर दूर बैठकर भी अमेरिका किसी भी शहर का नामो निशान मिटा सकता है। एक वार और 3 शहर खल्लास। मिनटमैन 3 की ये ट्रिपल स्ट्राइक कैपेबिलिटी ही इसे दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी बनाती है। ये परमाणु जखीरे की वो रीढ़ है जिसके दम पर अमेरिका आज भी दुनिया का चौधरी बना हुआ है। हम कयामत की दहलीज पर खड़े हैं। हथियारों की ये अंधी दौड़ अब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि महाविनाश की आहट है। अगर एक भी मिनटमैन 3 अपनी जगह से हिली तो दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। पलक झपकते ही नक्शे से कई देश और उनका वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये महज मिसाइल नहीं, मानवता का अंत है। हिरोशिमा से 20 गुना ज्यादा तबाही अब सिर्फ एक बटन की दूरी पर है। सवाल बड़ा है, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या दुनिया की आखिरी जंग की शुरुआत? हथियारों की ये होड़ क्या परमाणु युद्ध की आहट है? अगर एक भी मिनटमैन अपनी जगह से हिली तो यकीन मानिए नक्शे से कई देश गायब हो जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अमेरिका का ब्रह्मास्त्र क्या है। मिनटमैन 3 की तकनीकी और मारक क्षमता किस तरह की है, किस तरह से वो अमेरिका को और ताकत देता है, समझिए। अगर मिनटमैन 3 की तकनीक और मारक क्षमता की बात करें तो सबसे पहले इसके टाइप को समझिए। दरअसल ये ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की मैं बात करूं तो दावा ये किया जाता है कि ये मिनटमैन 3 13,000 से ज्यादा किलोमीटर तक की क्षमता रखता है टारगेट करने के लिए। यानी कि अगर अमेरिका से इसे साधा गया तो रूस हो या चीन, सभी को अपनी जद में लेने की क्षमता इस मिनटमैन 3 में है। अब अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही ये काम तमाम कर दे। दरअसल 24,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है और इसकी मैक 23 बताई जाती है। पलक झपकते ही कैसे ये लक्ष्य को भेदती है और संभलने का मौका तक नहीं देती। अब इसके पेलोड के बारे में भी जानकारी पा लीजिए। 3 अलग अलग लक्ष्य है इसके। MIRV तकनीक या एक बड़ा परमाणु वॉरहेड से लैस ये मिनटमैन 3 माना जाता है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ये लगभग 36,030 किलोग्राम का ये वजन है इसका और लंबाई भी लगभग 8.2 मीटर की इस मिनटमैन 3
मिसाइल की है, जो अमेरिका का एक तरह से ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। मिनिटमैन 3 की खासियत भी जान लीजिए। अब दावा यह किया जा रहा है कि MIRV तकनीक से लैस है। MIRV यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो 3 अलग अलग तरीके से वार करने में सक्षम है। अंतरिक्ष में जाने के बाद में अलग जगह पर यह तबाही मचा सकती है, अलग शहरों में या अलग ठिकानों पर परमाणु बम भी गिरा सकती है, सिर्फ एक बार वार करने के बाद में। और इसका वार बहुत अचूक होता है। इससे अगर निशाना साधा तो जड़तवीय नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल होता है। 13,000 किलोमीटर दूर से भी इसको सटीक निशाना इससे लगाया जा सकता है। अमेरिका से निशाना साधकर 13,000 किलोमीटर दूर तक रशिया हो, चीन हो, ईरान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा, उसे ये मिनिटमैन 3 अपनी जद में ले सकती है। 3 स्टेज फ्यूल इसकी खासियत है। सॉलिड फ्यूल के 3 अलग अलग रॉकेट मोटर्स इसमें लगे होते हैं। मिसाइल को सालों तक रेडी टू लॉन्च मोड में एक तरह से रखा जा सकता है। अब लॉन्च कंट्रोल समझिए। अमेरिका के वायोमिंग और नॉर्थ डैकोटा में दरअसल इसे तैनात किया गया है। मोंटाना के भूमिगत साइलों में भी इसकी तैनाती है। तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद चंद मिनटों में ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब इसकी लागत और कीमत समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि एक मिनिटमैन 3 को बनाने के लिए मिसाइल की कीमत लगभग $58 करोड़ है। लेकिन आखिर इसे मिनिटमैन कहा क्यों जाता है? अमेरिकी क्रांति सैनिकों के नाम पर दरअसल इसका नाम रखा गया। क्रांति के दौरान 1 मिनट के नोटिस पर ही जो तैयार हो गए थे उनको एक तरह से समर्पित किया गया और मिसाइल आज भी उसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसे ही आदेश मिलता है 60 सेकंड के भीतर ये साइलो से बाहर आ जाती है और अपने टारगेट को भेदना शुरू कर देती है और इसी वजह से ये मिनिटमैन 3 कही जाती है और अमेरिका का एक तरह से इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अब आप समझिए जिस रूप में कई तमाम बड़ी तस्वीरें यहां पर नजर आती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन, जो एक बार फिर से चर्चा में है। किम जोंग उन ने 24 घंटे के अंदर कई मिसाइल परीक्षण कर दिए और मिसाइल परीक्षण का ये जो वक्त है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस रूप में हालात हैं, आप बार बार सनकी तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से धमकियां दी जाती रही दक्षिण कोरिया को लेकर। दक्षिण कोरिया की तरफ मिसाइल परीक्षण किए गए, लेकिन ये मान के चलिए कि जो समय मिडिल ईस्ट का तनाव का था, ये संदेश सिर्फ दक्षिण कोरिया को नहीं था, बल्कि ये सीधे सीधे संदेश था अमेरिका और इजराइल को भी। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। खास बात यह रही कि इनमें क्लस्टर बमों का टेस्ट किया गया, यानी एक मिसाइल दागकर कई ठिकानों पर हमले की टेस्टिंग की गई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ए ने खुद मिसाइलों की टेस्टिंग देखी। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक परीक्षण का मकसद हथियार प्रणाली में लगे क्लस्टर बम वॉरहेड और वॉरहेड की ताकत की टेस्टिंग था। बताया गया कि तकरीबन 136 किलोमीटर दूर स्थित लगभग 13 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक द्वीप के पास एक टारगेट पर 5 मिसाइलों ने हमला किया। उत्तर कोरिया का दावा है कि क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। माना जा रहा है कि ये टेस्टिंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया के डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की क्षमता की ओर एक बड़ा कदम है। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने एक द्वीप को निशाना बनाया और किम ने संतोष जताते हुए कहा कि ये मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। उत्तर कोरिया इससे पहले भी क्लस्टर बम वॉरहेड का परीक्षण कर चुका है। माना जा रहा है कि ईरान युद्ध में क्लस्टर बमों वाली मिसाइलों के इस्तेमाल को देखकर ही उत्तर कोरिया ने ऐसी मिसाइलों का बेहतर वर्जन तैयार करने का प्रयास शुरू किया। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान ने क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें वॉरहेड काफी ऊंचाई पर जाकर फट जाता है और उसके बाद कई छोटे छोटे बम निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करते हैं और तबाही मचाते हैं। क्लस्टर बमों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 120 से ज्यादा देशों ने दस्तखत किए, लेकिन इनमें उत्तर कोरिया, ईरान, इजराइल और अमेरिका शामिल नहीं है।
साल 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किम की परमाणु कूटनीति विफल होने के बाद उत्तर कोरिया अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने और अत्याधुनिक हथियारों की एक सीरीज हासिल करने की कोशिश में रहा है। इनमें मल्टी वॉरहेड परमाणु मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ए टेस्टिंग के दौरान मौजूद रही। उन्होंने कंट्रोल रूम से मिसाइल का परीक्षण देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप इंडिया डेली 24/7 लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।